नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरह। आपका वो प्रोग्राम जब बातें करते हैं बिल्कुल खुलकर और आपको वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। आज का प्रोग्राम आप बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि आज जो बातें होने जा रही हैं, क्या मालूम इससे पहले कभी हुई हो या ना हुई हो, और आज के बाद फिर उनकी चर्चा तो खूब होगी। आपको याद होगा ये 2008 का जो मुंबई का हमला हुआ था, इसके तुरंत बाद कुछ ऐसे बयान दिए गए थे जिनसे इसे तथाकथित हिंदुत्व आतंकवादियों या हिंदुत्व फोर्सेस से जोड़ने की कोशिश की गई थी। उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी जब ये तंबू राणा को भारत लाया गया एक्स्ट्राडाइट करके, एक बार फिर ये आरोप लगा रही है कि उस वक्त की कांग्रेस की सरकार की ये साजिश थी कि किसी तरीके से इसका दोष हिंदुत्व से जुड़ी ताकतों के ऊपर मढ़ दिया जाए। तो आज हम लोग यही बात करेंगे कि क्या वाकई में उस वक्त की ताकतवर सरकार में बैठे लोगों के मन में यह बात थी कि किसी तरह देश के अंदर भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ऐसे शब्दों को गढ़ करके और ऐसी कहानियों को फ्लोट किया जाए ताकि इस बात को बल मिले कि भारत में हिंदू अतिवाद बढ़ गया है, और वैसी कार्रवाइयों में भी शामिल है। और 2008 के मुंबई हमलों को भी उसी से जोड़ने की कोशिश भी हुई थी। तो आज मैं आपको एक बहुत खास मेहमान से भी मिलवाऊंगा और ऐसी कुछ पुरानी बातों को हम याद भी करेंगे जो वाकई इस ओर इशारा करती थी। हमारे आज के बहुत खास मेहमान हैं भारत सरकार के पूर्व अधिकारी RVS मणि साहब। सर बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस प्रोग्राम में आज। और सर, प्रोग्राम का उद्देश्य है खुलकर वो बातें करना जो आमतौर पर लोगों के बीच नहीं जा पाती हैं। अवश्य है जी। काफी समय निकल गया, फिर भी जो भी मेरे स्मरण में होगा जी, मैं उसके बारे में पूरे आपके चैनल के थ्रू सबको अवगत करूं, यही उम्मीद करते हैं। सर प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं रोज की तरह। सर बहुत स्वागत आपका। और दीपक चौरसिया जी प्रोग्राम में आ चुके हैं। मणि साहब काफी कुछ क्योंकि अपनी किताबों के माध्यम से कह चुके हैं दुनिया के सामने, फिर भी उनका एक छोटा सा परिचय मैं करा देता हूं। 2006 से 2010 तक, सर कुछ फैक्ट में गलती हो तो आप प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा, अंडर सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने गृह मंत्रालय में केंद्र सरकार में काम किया। और वो जिस पद पर बैठे थे वो बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील पद था। देश की खुफिया एजेंसियों के इनपुट्स उनके डेस्क तक आया करते थे, जिसकी बिना पर पूरे देश के अंदर अलर्ट्स जारी हुआ करते थे कि कहीं पर कोई आतंकवादी गतिविधि या कार्रवाई होने की आशंका तो नहीं है। और जिस पद पर वो थे उनका एक सीधा इंटरैक्शन अपने सीनियर अफसरों के साथ साथ देश के गृहमंत्री से भी हुआ करता था। और उनके सामने कई गृहमंत्री रहे, चिदम्बरम साहब आपके वक्त में गृहमंत्री रहे थे। और कुछ एक बड़े बड़े विवाद जो हैं वो उस वक्त के मणि साहब ने जो है उनका ऐसे उद्घाटन किया था कि कैसे लश्कर तैयबा के आतंकवादी इशरत जहां और उसके साथ 3 अन्य लोग जो गुजरात एनकाउंटर में मारे गए थे उसको फेक एनकाउंटर करार किया जाए, क्योंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अमित शाह उस वक्त वहां के गृह मंत्री हुआ करते थे। और इसको लेकर अदालत के अंदर एक एफिडेविट दिया गया था भारत सरकार की तरफ से। 2 एफिडेविट दिए गए। पहले एफिडेविट में यह माना गया कि इशरत जहां और उसके साथी लश्कर तैयबा के आतंकवादी हैं। भारत की इंटरनल एजेंसियों का यह आंकलन है, खुफिया एजेंसियों का। 2 महीने के बाद दूसरा एफिडेविट जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि यह पुष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये लोग आतंकवादी थे। उस वक्त विवाद हुआ कि भारत की सरकार 2 अलग अलग एफिडेविट क्यों देगी, और एक ही इनपुट की बिना पर यह कैसे एक बार कहा कि वो आतंकवादी थे और दूसरी बार कहा कि संदेह है कि आतंकवादी थे। इसका खुलासा मणि साहब ने अपनी किताब में भी किया है। और उन्होंने बाद में बताया कि कैसे उनको उस वक्त जो SIT इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उसके टॉप ऑफिसर ने उनको बुला करके टॉर्चर करके मजबूर किया कि आप कुछ बड़े लोगों का नाम लीजिए जिनके कहने पर वो पहला एफिडेविट जारी किया गया जिसमें उनको आतंकवादी बताया गया। ये एक प्रकरण है। अब मैं आपको थोड़ा और 2008 के इस हमले की तरफ लेकर के आता हूं। आप याद कीजिए, राकेश मारिया मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर, उनकी किताब आती है रिटायरमेंट के बाद, और वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि अगर अजमल कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो देश में चर्चा यह होती कि एक हिंदू आतंकवादी ने इस सारे कांड को अंजाम दे दिया, क्योंकि उसने अपने हाथ पर कलावा बांधा हुआ था। उसकी जेब में एक ID कार्ड मिला था जिसमें उसको बेंगलुरु का नागरिक बताया गया था और एक स्टूडेंट बताया गया था। और डेविड कोलमैन हेडली बताता है कि वो मुंबई जब आया रेकी करने के लिए तो वो सिद्धि विनायक मंदिर गया और उसने वहां से 10-20 कलावा खरीदे, जिसको उसने इन आतंकवादियों तक भिजवाया और वही कलावा बांधकर ये लोग आए थे। अब सबसे सनसनीखेज बात, उस वक्त भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री AR अंतुले, जो खुद महाराष्ट्र से आते थे, वो कहते हैं कि IPS अफसर हेमंत करकरे को कामा हॉस्पिटल किसने भेजा, क्योंकि उनका वहां होने की कोई वजह नहीं थी।
और उनकी मृत्यु की जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो तथाकथित हिंदू आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच कर रहे थे। उन्होंने कहा बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। उनकी इस जांच की मांग को सेकंड कौन करता है? कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह। ये सारी बातें और इससे बढ़कर बहुत कुछ मनी साहब ने अपनी किताब हिंदू टेरर इनसाइडर अकाउंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कहा है। लेकिन सर, पहले मैं तहफुज राणा की बात कर लेता हूं। कांग्रेस पार्टी ये क्लेम कर रही है कि तहफुज राणा, माफ कीजिएगा, कि इसको तो हमारी कोशिशों की बदौलत आज भारत में लाने में कामयाब हुई है ये सरकार। ग्राउंड वर्क तो सारा हमने किया था। मैं इसमें एक छोटी सी संशोधन करना चाहता हूं। उनके प्रयासों के बावजूद आज तहफुज राणा हमें मिला था, नहीं तो जिसके उनके पूरे प्रयास के कारणवश डेविड कोलमैन हाथ भी हमने दे दिया। और उनके अगर सकारात्मक कोशिश करते, वो उस तत्कालीन सकारात्मक करते और ठीक दिशा और ठीक दशा से चलते, दिग से चलते, गति से चलते, तो डेविड कोलमैन हार्डी का भी हमें मिल जाता आज, और तहफुज राणा भी मिल जाता 2010 में या 2014 में, 13 में, 12 में, जो भी है। क्योंकि ये जो एक्स्ट्राडिशन प्रत्यार्पण की जो प्रतिक्रिया होती है बहुत ही एलेबरेट होती है, बहुत ज़्यादा इसमें पेपर वर्क, एविडेंस वगैरह होता है, तो इसलिए। परंतु वो क्यों नहीं आए और कोलमैन हैडली का इंटरव्यू करके कन्वर्ट कैसे हो गया, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूं, साफ सबको अवगत कहता हूं कि उनके प्रयासों के बावजूद 2014 के बाद जो नया प्रतिक्रिया शुरू हुई थी, गति नई शुरू हुई थी, क्योंकि उनके जगह काफ़ी कुछ नुकसान हो गया था डॉक्यूमेंट के, और गति का जो नुकसान होता है, गति का जो अवरोधक लग गया था, उसको ओवरकम करते हुए। ऐसा क्या हुआ था सर यहाँ से हमारी तरफ से जिसमें चूक हुई? देखिए, आप तत्कालीन जिन्होंने इनका डेविड कोलमैन हैडली का जो भी नाम था उसको इंटरव्यू में कन्वर्ट किया, उस तत्कालीन होम मिनिस्टर थे चिदम्बरम साहब, उनसे पूछिए तो वो ज़्यादा इसमें रोशनी डाल सकते हैं। हमारे यहाँ से एक टीम गई थी उससे सवाल जवाब करने के लिए। वो तो एनआईए की टीम गई थी, जून 2010 में गई थी। अच्छा, 9 में वो पकड़ा गया था। 9 में पकड़ा गया था। उसके बाद जो है कुछ यात्राएं हुई थी, तत्कालीन गृह मंत्री जिनका भी मैंने नाम की आपके सामने जिक्र किया था, वो गए थे यूएसए की यात्रा में, यूएसए, कनाडा वगैरह की। ये 9 से 12 14 के सितंबर के लगभग थी, मुझे ध्यान नहीं है, तिथि का तो स्मरण है नहीं। उसके वापस आने के बाद पहला उनका प्रतिक्रिया हुआ था कि इशरत जहान को टेररिस्ट किसने कहा था, वो पूरा वचन पत्र, जो हलफनामा बोलते हैं, वचन पत्र को संशोधित करते हुए उसका पूरा सारांश को संशोधित करके एक नाम दिया एडिशनल एफिडेविट, अपर वचन पत्र, एडिशनल एफिडेविट। अब किसी भी जगह पे लीगल लेक्सिकॉन में एडिशनल एफिडेविट, मैंने तो, मुझे मेरे संज्ञान में तो नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही यशस्वी वकील कहते हैं अपने आप को, तो शायद उनको पता होगा, इसमें कोई चुनौती नहीं है। परंतु एडिशनल एफिडेविट में उन्होंने कहा था कि ये ठोस से कह नहीं सकते कि खुफिया एजेंसियों के रिपोर्ट के आधार पर कि वो आतंकवादी है। परंतु वो ये भूल गए थे कि उनके जो साथ दो लोग जा रहे थे, मैं जावेद मोहम्मद शेख और अलेस प्रणेश पिल्ले की बात नहीं कर रहा, जीशन जोहर और अमजद राना जो थे वो पाकिस्तानी थे, जो एक बार कश्मीर से वापस जा चुके, फिर दोबारा इलीगली इंडिया में एंटर किए थे। उसके बारे में न कोई अपने, क्योंकि दूसरी जो एफिडेविट बनाई थी, पहला एफिडेविट पूरे सरकारी प्रक्रिया से बनी थी, प्रोसीजर से बनी थी, सेक्शन से बन के आई थी, सारे खुफिया एजेंसी का जितने भी रिपोर्ट थे हमने इकट्ठा किया, मैंने गाइडेंस की, जो भी ऑफिसर था उनको पूरा गाइड करके एक एक चीज़ एफिडेविट ड्राफ्टिंग करवाई, ड्राफ्ट किया है तथाकथित। परंतु सेकेंड एफिडेविट ऊपर से टॉप डाउन तरीके से आई, उसमें कहा आई हैव ड्राफ्टेड द एफिडेविट, आस्क द अंडर सेक्रेटरी टू गो ऑन फाइल। 2 ही लाइन ले, पहले कहा कि समथिंग लाइक लेट अस कंसल्ट द एजी। अब एजी साहब, बाद में सेक्रेटरी ने बोला एजी इज इन लंदन, तो कहता है आई हैव स्पोकन समथिंग, लिख के ऐसा कहा उसको जाके फाइल करने को। यही फ़र्क था उस दोनों के बीच में, क्योंकि उसके अंदर उसका एफिडेविट को डाइल्यूट किया गया था। तो ये
जब यूएसए की यात्रा में क्या हुई थी, जो ऐसा क्या हुआ था, हमें तो कुछ नहीं मैं पता। यही आपसे पूछना चाह रहा था, ये तीनों बातें कैसे जुड़ती हैं मैं बताता हूं। डेविड हेडली और तहव्वुर राणा, आपने कहा उसके बाद चिदम्बरम साहब की यूएस की यात्रा हुई और आते ही उन्होंने कहा एफिडेविट बदल दो इशरत जहां का। ये तो टाइम लाइन्स है, ये टाइम लाइन्स है। ये टाइम लाइन्स के बाद मैं अगले तत्व में जाता हूं। अब उसके बाद इशरत जहां का केस का पूरा पलट दिया था। गुजरात हाई कोर्ट से उन्होंने ऑर्डर लिया, एसआईटी किया, जो किया सो किया। आपने कुछ अभी जिक्र भी किया था कि कुछ लोगों ने मुझे टॉर्चर किया गया था कि तत्कालीन सफ़ेद दाढ़ी और काली दाढ़ी का नाम लेके कहो इन्होंने ये करवाया, फेक इन्वेंटर करवाया, तो मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, आपको जो राशि भी दूंगा वो भी एक पता नहीं डबल प्रमोशन या क्या हुआ था, अलग बात है। और बाद में सिगरेट लगाया गया, ये ख़त्म कर दिए। 2016 में जब अबू जिंदल का जब ट्रायल चल रहा था, तो वही डेविड कोलमैन हैडली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एविडेंस देता। ये फरवरी 2016 की बात है, मार्च 2000। उसमें वो कहता है कि इशरत जहां वॉज अ टेररिस्ट रिक्रूटेड, फिदाइन टेररिस्ट रिक्रूटेड, लश्कर ए तोयबा टेररिस्ट रिक्रूटेड बाय मुजम्मिल भट्ट, जो भी इनका हैंडलर था। हमने भी वही कहा था, मगर हमारा आधार ये था कि गज़वाए हिंद के ये जो लश्कर जमात दावा का जो माउथ पीस था, उसके रिपोर्ट के ऊपर जो 15 जुलाई 2004 को जो रिपोर्ट आए थे, उस आधार पे भी हमने कहा था। उसके अलावा और भी आधार थे हमारे पास, खुफिया एजेंसी के भी थे हमारे पास। ये तो डायरेक्ट था, वो क्लियर ये कहे थे, ये तो हमें तो इस बात का वो है, फ़क्र है कि ये हमारी फ़िदाइन जो है वो शहीद हो गई। अच्छा, उस वक्त उन्होंने क्लेम किया था। बाद में जब चिदम्बरम साहब ने किया था, उन्होंने वो चीज़ पहला वाला चीज़ को डिनाई कर दिया। ये देखिए, तो ये किसके डिज़ाइन पे ये सारी चीज़ चल रही थी, ये पहले बात। फिर ये डेविड कोलमैन हैडली, यही डेविड कोलमैन हैडली के साथ साथ अगर पूरे ठोस तरीके से जिस तरह आज डोवाल साहब ने किया था, तत्कालीन लोग करते, तो हमारे हाथ में उसी समय न केवल तहव्वुर राणा, डेविड कोलमैन हैडली दोनों एक्स्ट्राडिशन के आ सकते थे, अगर यूपीए सरकार चाहती। तो वही मैंने कहा, इच्छा शक्ति थी। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए मैंने कहा था कि उनका योगदान नहीं है, उनके जो प्रतिगति में जिन्होंने काम किया है अगेंस्ट द टाइड, वो ही बहुत महत्वपूर्ण सबके सामने संज्ञान में रखने वाली बात। बट सर, अब ऑब्वियस क्वेश्चन है, ये भारत सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्री, क्या आपने नाम लिया, और वहां बैठे इतने महत्वपूर्ण लोग, इनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है अपने देश के ऊपर हुए एक आतंकवादी हमले से जुड़े लोगों को ना लाने में? देखो, इसमें कई बिंदुएं हैं, अगर मैं जाना चाहूंगा तो 3 घंटे में भी संवाद खत्म नहीं होगा। फिर भी परंतु एक चीज बताता हूं, बीजिंग ओलंपिक्स के टाइम पे तत्कालीन जो रूलिंग पार्टी थी, उनका प्रेसिडेंट अध्यक्ष का बेटा जो है, वहाँ जाके चाइना के साथ एक MOU करके आया, CCP। वो एक बिंदु है। बाकी हर चीज़ में अमन की आशा ग्रुप में सारे वो लोग थे जो ड्रग पेडलिंग को सपोर्ट करते थे। आपको मैं एक तथ्य बता दूं, साफ माँ के लोग आते थे, वो भी क्लियर ड्रग्स का पेडलिंग करते हुए पकड़े गए, मगर उनको रफा दफा कर दिया, प्रेस में बात आई नहीं। उसी तरीके से यहाँ क्रिकेट टीम 2006 चैंपियंस ट्रॉफी 16 अक्टूबर 2006, मैं तिथि भी बता रहा हूँ, जयपुर चैंपियंस ट्रॉफी मैच में, उसमें क्या किया, पाकिस्तान ने स्वयं एक्सेप्ट किया कि हमारे 2 लोग ड्रग पेडलिंग कर रहे थे, शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ या मोहम्मद सामी, कुछ ऐसे ही नाम था, मुझे अभी नाम स्मरण में नहीं है, और उनको उठा के वापस भेज दिया रूट से। अब अरे भाई, तुमने आज तक आतंकवादी के लोगों को तुमने अपना जो बताया नहीं, ये कहाँ से एक्सेप्ट कर गए? मतलब इट वॉज अटेम्प्ट टू हाइड अ बिगर स्कैम। तो उन्होंने 2 आदमियों को आपके एक एप्पल ट्री की तरह, ऑलिव ट्री ब्रांच की तरफ पेश करके उनको ले गए। ये बिल्कुल भारत सरकार के तत्कालीन सरकार सांठ गांठ की थी। इसके बाद और बड़ी चीज को छुपाने के लिए छोटे सा कह के शोएब अख्तर, ये डेविड हेडली और तहव्वुर राणा भारत नहीं आने चाहिए, नहीं तो कोई बड़ा राज खुल जाएगा। नहीं, वो तो आ चुके थे, उस वक्त कर रहे थे। ये 2006 की बात है। 2008 के बाद क्या हुआ, जब हमें पता चला, किसी फॉरेन न्यूज़पेपर के रिपोर्ट से ही संज्ञान हुआ था कि इसमें कोई राहुल नाम है।
मुझे नहीं पता था राहुल ना, मैंने कहा यार ये तो वाइस प्रेसिडेंट है। कहता नहीं यार वो राहुल नहीं है, ये कोई फिल्म का बहुत बॉलीवुड के बड़े पर्सनालिटी का बेटा है, महेश राहुल भट्ट। बड़े पर्सनालिटी का बेटा जो है इनके साथ जाके टाटा, बाद में पूरा जब रिपोर्ट आई थी, ताज होटल में, ट्राइडेंट में, किचन तक जाके बैकडोर रूट, अगर ये सब इसलिए रेकी किया था ताकि अगर कोई संदर्भ ऐसा हो जाए तो उनको एस्केप करने के लिए आतंकवादी भाग सके। उन्हें अपना जो सेफ्टी वॉल रखा हुआ था। ये तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु मैंने पहले भी बोला था कि आई बिलीव, मुझे एक संदेह है कि आईएसआई और आईएनसी का फिक्स्ड मैच हो सकता है संभवतः 26/11। चौथा बिंदु ये है आईएसआई और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फिक्स्ड मैच हो सकता है संभवतः। इसका पूरा जांच अगर दोबारा करे तो कई बिंदु और निकलेगा। अब देखो तवाहुर राणा किस किस का नाम लेता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मैं अनुमान लेके बड़े वेटेड ब्रिथ से वेटिंग, वो क्या उसी किसके साथ ताज होटल का रेकी किया या क्या क्या किया। बिकॉज यहाँ फुट सोल्जर तो उनका डेविड कॉलमैन हैडली ही था, मगर ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है और ये इसके पास भी सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि ये बचपन से इकट्ठे बड़े हुए हैं। डेविड कॉलमैन हैडली और ये उसको कोई दाऊद कुछ बोलते थे, दाऊद गिलानी, और ये जो तवाहुर राणा, दोनों बचपन से एक साथ पढ़े हैं। अब सर ये जो दूसरी बात है, ये हिंदू टेरर वाली, इसके वो जो AR अंतुले ने उस वक्त स्टेटमेंट दिया, बाद में जब हंगामा हो गया तो वो स्टेटमेंट उनको विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन कह रहे थे, मैं तब भी ये सवाल पूछ रहा हूँ कि हेमंत करकरे को वहाँ किसने भेजा, उनका वहाँ होने का कोई मतलब नहीं था, वरना वो मारे ना जाते। नहीं, वो स्टेटमेंट नहीं, वो राज्यसभा में भी पॉइंट उठाया एज अ सिटिंग मिनिस्टर। देखो एक प्रोटोकॉल होता है, एक आचार संहिता होता है कि सिटिंग मिनिस्टर गवर्नमेंट पे क्वेश्चन नहीं उठाता। इन्होंने ये पूछा था कि एज अ सिटिंग मिनिस्टर 19 दिसंबर 2008 क्या बोला था अंतुले ने कि हेमंत करकरे के डेथ को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, राज्यसभा के रिकॉर्ड में। तो वो एक अश्योरेंस बड़ा यूनिक। तो नारायण स्वामी जी थे, MOS PMO, उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया। तो एक मंत्री तो सरकार का हिस्सा होता है, ना विपक्ष का या ना कोई हाउस का हिस्सा होता है। वो खुद ही सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे थे और वो स्टेट सब्जेक्ट थी, वो अलग बात है। AR अंतुले के बारे में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ। वो एक कोली समाज के बहुत बड़े नेता थे, बहुत ही रिस्पेक्टेबल नेता थे। घोलाबा में उतर के जो अंदर से आए हैं वो कोलीवाड़ा से आए। मुझे नहीं पता, अनलेस एंड अनटिल वहाँ इंटरनल सपोर्ट ना हो तो कोलीवाड़ा से संध्या काल में कोई भी आदमी, अजनबी, स्ट्रेंजर वहाँ से पैदल आने से 50 लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक नहीं 10 आए, 10 आए और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और आर्म्स लेके आए। तो किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। तो मैंने किसी से पूछा तो कहता वीरेंद्र सहवाग की सेंचुरी चल रही थी। मैंने कहा कोलीवाड़ा का कल्चर समझो, बाहर बैठ के वो इकट्ठा टीवी देखते हैं। वहाँ का कल्चर नहीं कि सब घर में घुस के नहीं देखते। तभी किसी को पता नहीं चला, पूछा नहीं, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई तुम क्या करने आए हो यहाँ से हमारे बोले। मतलब कोई उनके साथी, अब किस पार्टी का था, किसका, उनका किसके कहने पे आए वो लोग, ये नेचुरल क्वेश्चन है कि भाई यहाँ से तुम निकल के वो लोग आ गए तो किसी को पता कैसे नहीं चला। आज बीजेपी वो याद दिला रही है बिल्कुल कि उस वक्त कांग्रेस की जो बोली थी वो ये थी कि ये हिंदुत्व फोर्सेस का काम हो सकता है। और एक और चीज, एक कमेंट ले लूं, मैं आता हूं। बिल्कुल प्रदीप जी, AR अंतुले का बयान याद दिलाया जा रहा है, दिग्विजय सिंह का बयान याद दिलाया जा रहा है। जब कांग्रेस ये कह रही है ना कि ये तो हमारी कोशिशों की वजह से तहव्वुर राणा याद आया, तो बीजेपी उसको याद दिला रही है कि तुम तो ये बयान दिया करते थे उस वक्त। भाई आप अगर देखिए सारे घटनाक्रम को, तो आपको एक स्पष्ट लाइन दिखेगी कि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी और सरकार उस समय की डेस्परेट थी कि इस्लामी आतंकवाद के बरक्स एक जो है भगवा आतंकवाद का नैरेटिव खड़ा किया जाए। और ये इससे पता चलता है, जो कल दीपक ने जो कोट किया ओबामा की किताब, जिसमें उन्होंने लिखा, पूछा मनमोहन सिंह से कि आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया 26/11 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि इस्लामी मुद्दा इतना ज़्यादा
हावी था देश में कि अगर एक्शन लेते तो बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा हो जाता। तो आतंकवाद की घटनाओं का क्रम देखिए, लगातार चल रहा था। ऐसे में जो माहौल बन रहा था वो कांग्रेस के खिलाफ बन रहा था। तो उसको अगर बैलेंस करना था, रोकना था, तो एक काउंटर नैरेटिव खड़ा करना था। तो अब ये इस बारे में तो मनी साहब बता सकते हैं, या अभी तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि कौन कौन इन्वॉल्व था। लेकिन जो घटनाएं सार्वजनिक रूप से सामने हैं, उनके आधार पर भाई उनको कलावा क्यों पहनाया गया, उनको हिंदू आइडेंटिटी क्यों दी गई, क्या सारे जितने टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, सबके पास हिंदू आइडेंटिटी होती है? कौन था जिसने ये सब कराया? चाहे हैदराबाद का, बेंगलोर का कॉलेज हो या कहीं का, जहाँ जहाँ से उनको जो है वो आइडेंटिटी प्रोवाइड कराई गई, तो कोई लोकल ही था ना, वो तो कोई पाकिस्तानी आके नहीं करा रहा था। और उसके अलावा फिर राहुल गांधी का बयान याद कीजिए आप, जो यूएस एम्बेसी में जाकर एम्बेसडर को बोले कि इस्लामी आतंकवाद से ज़्यादा खतरनाक जो है वो सैफरन टेररिज्म है। शिंदे का जो जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस के बोले, उस समय गृह मंत्री थे, तो वो तो एक कदम और आगे चले गए। उन्होंने न केवल भगवा आतंकवाद की बात कही, उन्होंने कहा आरएसएस आर्म्स ट्रेनिंग देता है और हथियार देता है। उस पर बहुत बवाल हुआ संसद में, आखिर में उनको अपना बयान वापस लेना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी। तो एक पूरा पैटर्न दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि छिटपुट कोई एक घटना हो गई कहीं और आप उसको ज़बरदस्ती खींचकर जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। एक सवाल मैं ज़रूर मणि साहब से पूछना चाहूँगा। एक मैंने खबर पढ़ी थी कहीं, पता नहीं कितनी सच है गलत है, कि किसी पर एक्शन लेने के लिए मनमोहन सिंह ने कहा उस समय के आईबी चीफ आसिफ इब्राहिम साहब से, उन्होंने नहीं लिया। 1 महीने तक प्राइम मिनिस्टर उनसे मिले नहीं। वो कौन था जिसके खिलाफ एक्शन लेना? नहीं, जिन्होंने इशरत जहां का, उनको तो आर्टिकल 311 वगैरह में निकालने की तक बात हो रही थी। अगर 2014 में भारत में सरकार का परिवर्तन नहीं होता तो एक बहुत ही यशस्वी ऑफिसर थे, मैं नाम लेके चैनल में ओपन नहीं कहना चाहता, उनका तो नौकरी, उनको तो 311 में ह्यूमिलेट करके निकाला जाना था। तो उनको 2014 में परिवर्तन के कारण स्वरूप उनको मिल गया। क्यों तो निकाला जाना था? उन्होंने ही वॉज एक्चुअली, वो क्या है, पहले कहीं और रह चुके थे इशरत जहां का भी, फिर इधर भी पाकिस्तान डेस्क में काफ़ी कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा गंभीर सूचनाएं निकाला करते थे। और ये नहीं कि झूठा, सब पूरे आधार सहित, पूरे आधार सहित खुफिया इनपुट। मैंने कहा था कि आई हैव टोल्ड इन एन इंटरव्यू दैट IB's inputs are the most precise and exact, and by validation I can say that। वो आज भी मैं स्टैंड करता हूँ। ही वॉज वन ऑफ द ऑफिसर, मैं उनको निजी तौर से उनसे कोई मेरा परिचय नहीं है, मगर वो ऑफिसर जो वहाँ से आती थी 110% आती थी। और इस संदर्भ में और भी उनका पूरा टीम में एक आध दो कई बार मीटिंग वगैरह में आते थे, तो मुझे पता था वो बिल्कुल ही प्रोफेशनल ऑफिसर थे। और उनको आसिफ इब्राहिम ने, अच्छा CBI चाहती थी इसको अंदर भी कर दे, क्योंकि वो चाहते थे मैं गुजरात जा रहा हूँ, IB CBI को लड़ाने चाहते थे। और रंजीत CBI सिन्हा वाले जी, IB के ऑफिसर को गिरफ्तार किया। रंजीत सिन्हा जी आज हमारे साथ नहीं रहे, वो डायरेक्टर थे। और वो ही सतीश वर्मा को, जो IPS ऑफिसर, जो SIT का चीफ नहीं था, वो बन गया बाकी लोगों को भगा भगा के। तो उसी को उन्होंने कहा था कि इन दोनों को और कुछ ऑफिसर्स को अंदर करना, काली दाढ़ी और सफ़ेद दाढ़ी को तो फ्रेम करना है इस SIT में। ये तो ईश्वर इच्छा हो गई, तो सरकार का परिवर्तन हो गया, अन्य चीज़ हो गई, ठीक है ना। क्या उस दौर में एक अनड्यू एम्फेसिस था कि ये उन केसेस पर तफ्तीश ज़्यादा करो जिनमें हिंदू लोग पकड़े जाते थे? बिल्कुल था, और इसकी एक परंपरा थी। देखिए 2004 से पहले कोई हिंदू टेरर नहीं था,
कोई संगठन ऐसा नहीं था जो हिंदू को टेररिस्ट बना रहा हो, या इसकी दूर दूर तक रिमोट पॉसिबिलिटी जिसको कहते हैं मतलब वो अफवाह भी नहीं थी। अफवाह खबर भी तो नहीं थी, छोड़िए। ना किसी ने कहा था, भाई पाकिस्तान तक ने नहीं कहा था कि इस तरह की हरकत भारत के अंदर हो रही है। ठीक है, उसके बाद 2004 में यूपीए की सरकार आती है। मैं फिर यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ आपको हालात बता रहा हूं। सर को बहुत अच्छी तरह याद होगा, एक कम्युनल वायलेंस को लेकर बिल आने वाले थे, शिवराज पाटिल और यूपीए, और जिसमें लेफ्ट पार्टी सबसे अधिक आगे चल रही थी। उसमें क्या था, अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों को दंगे के हालात में प्रोटेक्शन देने के लिए भारत की सरकार कानून बनाने वाली थी। उस नहीं, पर नहीं, कहीं भी सांप्रदायिक दंगा होगा तो उसके लिए हिंदू जिम्मेदार बाय होगा। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हिंदू, हाँ। बिल्कुल मेजॉरिटी और- जिम्मेदार। और मेजॉरिटी- नहीं, और मेजॉरिटी। वहां भी जहां वो माइनॉरिटी में है, हाँ। मतलब कश्मीर में भी सांप्रदायिक दंगा वो होगा तो हिंदू जिम्मेदार और होगा। उस पर इतना बवाल हुआ सौरभ कि उसको फाइनली विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन अब आप ये जो हिंदू टेरर या हिंदुत्व टेरर, हिंदू टेरर, कुछ लोगों को लगा कि हिंदू टेरर बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको नया नाम दिया गया हिंदुत्व टेरर, फिर उसका नाम दिया गया सेफरन सेफरन टेरर। टेरर। ये शुरू कहां से हुआ, ये समझौता ब्लास्ट से ही हुआ। फिर उसके बाद ये मालेगांव से हुआ, फिर ये मालेगांव में दूसरा जो मोटरसाइकिल बम धमाका हुआ उससे हुआ। अब इसमें कौन कौन लोग हैं, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस के आसपास घूमता है, एक आरएसएस के आसपास घूमता है, एक अभिनव भारत के आसपास घूमता है, एक स्वामी असीमानंद के आसपास घूमता है। लेकिन जिस आश्चर्यजनक तरीके से उसके बाद 2008 तक ये आता है, क्या बोलते हैं, दंगा, माफ कीजिएगा, मुंबई मुंबई हमला। अटैक। और मुंबई हमले में भी आपने जो जितनी भी शक वाली बातें सर ने कही, मैं तो पहले दिन से आपका कहा, मैंने आर पाटिल से पूछा कि इन 10 लोगों के खिलाफ क्या आपको नहीं लगता कि कोई लोकल नेटवर्क इन्वॉल्व होगा? बोले नहीं, खत्म, इस पे कोई बात ही नहीं। मैंने आपको पहले दिन ही ये पूरी की पूरी बात कही थी, जो मेरी आर पाटिल तब के गृह मंत्री से ऑन रिकॉर्ड हुई थी। आप जाके इसको रिकॉर्ड पे चेक कर सकते हैं। जितने आश्चर्यचकित तरीके से 2006, 7, 2004, 5 के आसपास से सेफरन टेरर शब्द सुनना शुरू हुआ, उतने ही आश्चर्यचकित तरीके से जब सुशील कुमार शिंदे गिरे, उसके बाद से शब्द गायब भी हो गया। उसके बाद से स्वामी असीमानंद छूट गए, समझौता ब्लास्ट का हर आदमी छूट गया, साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ अभी तक कोई केस नहीं बन पाया। इसके अलावा चलिए मैंने कर्नल माना, पुरोहित मैंने के खिलाफ कर्नल साबित नहीं पुरोहित के हुआ। खिलाफ कोई केस, सबके इस सब। संदर्भ में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें बात मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं। मैं मानता था, चलिए मैंने फॉर आर्ग्यूमेंट से मान लिया कि सेफरन टेरर होता था या हिंदुत्व के नाम पर आतंकवाद होता था, तो आज वो तमाम लोग गए कहां? पहाड़ जमीन खा गई या आसमान निकल गया? तो क्या ये एक झूठा और फेक नैरेटिव था जिसको तैयार किया जा रहा था? मुझे तो कम से कम जो अभी तक के Total सबूत fake। है उनको देखकर ऐसा ही लगता है। ये सारे केसेस जो आपने बताए, ये 26/11 से पहले के हैं। क्या उस वक्त इनकी जांच में आपको ऐसा लगा कि जबरदस्ती कोई मैन्युफैक्चर करने की कोशिश थी? मैन्युफैक्चर कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, छोटे छोटे शहर में ना एक छोटा सा वर्कर, एक वर्कशॉप थी, कोई देश पांडे वगैरह, नांदेड़ 20 अप्रैल 2006 को एक किस्सा हुआ। उस किस्से में वो उसको 20 अप्रैल, देखो कोई भी आतंकवादी हमला होती तो मुझे 24 घंटे के अंदर संज्ञान मिल जाता था, कोई संज्ञान नहीं। 20 अप्रैल को क्या हुआ, ये 1 जून 2006 में आरएसएस हेडक्वार्टर्स में एक अटैक अटेम्प्ट हुई थी, अटैक जो भी हुई थी, इसका रिपोर्ट बाहर आ गया। उस वक्त वो उसी दिन मेरे को दिग्विजय सिंह के साथ, जो अभी बाद में मुझे जो पता चला, जिनका 26/11 में निधन हो गया था, जिनके हेमंत करकरे। उनके बारे में बात किया, वो भी उस वक्त बैठे हुए थे, वही कुछ पूछ रहे थे। शिवराज पाटिल अपने कमरे में बैठ के मुझे बुलाया, अपने सोफे में बैठे रहे, इधर दिग्विजय सिंह, उधर हेमंत करकरे, और वो हेमंत करकरे क्वेश्चन पूछा था कि हिंदू टेरर के केसेस क्या? मैंने कहा जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो सारे टेरर का पोर्टफोलियो आता है। मैंने कहा अगर हिंदू ऐसा कोई, और मैंने कहा जी टेरर हैज नो रिलीजन, ये तो सरकार की स्टेटमेंट थी, पॉलिसी है। कहते जी हम ऐसे देखते नहीं, और मेरे पास है भी नहीं, किसी भी इसमें कोई हिंदू नहीं है। आप कम्युनल जो नेशनल कम्युनल जो हारमोनी वाला डिवीजन है, एक नेशनल इंटीग्रेशन एंड ह्यूमन राइट, वहाँ पूछ लीजिए। कहते नहीं मुझे टेररिज्म का चाहिए। मैंने कहा जी मेरे पास नहीं है, 3 घंटे में सेक्रेटरी पाकिस्तान गए, आ जाएंगे, उनसे पूछ ले। कहते नहीं आप ही से चाहिए। मैंने कहा जी मेरे पास तो है नहीं, मैं कहीं ढूंढ के मैन्युफैक्चर तो करूँगा नहीं। कहता ढूंढ निकालो। मैंने कहा जी मैं कोशिश करना। अगले दिन रिकॉर्ड किया, ऊपर मैंने ऑफिसर्स को इस बारे में संज्ञान करा दिया है, पहली बात। दूसरी बात, 10 दिन बाद हमारे पास केस आते कि 20 अप्रैल 2006 को
ये नांदेड़ में टेरर अटैक हुई थी, वो कोई देश पांडे जी थे या जो भी थे, सब नेम कहते हैं ये हिंदू टेरर है। तो बाद में उसके जांच में पता चला कि वो एक फेक इंश्योरेंस क्लेम का केस था, परंतु क्योंकि उसका जो ओनर था वो बजरंग दल के ऑफिस में रेगुलरली जाता था, उनके फंक्शंस में ज्वाइन करता था, तो इन्होंने सब कनेक्ट करके पहला हिंदू टेरर, पर उसके बाद ज़्यादा संज्ञान हुआ नहीं, ख़त्म कर दिया वो, डट केस। फिर 2007 समझौता ब्लास्ट में बड़ा क्लियर था, उसमें इनपुट भी थी, क्लियर इनपुट थी कि नूरनगर में या बारोद पता नहीं कहाँ कुछ लोग हैं पॉसिबली कुछ ऐसा कर सकते हैं। मैं वो नहीं बोला, कुछ वेस्टर्न यूपी और नूरनगर, आई डू नॉट नो वेयर इट इज, हरियाणा में सर, वो नहीं हरियाणा में नूरनगर कोई जामिया हुई में कोई जगह है, तो पता नहीं कहा, कहते यहाँ पर कुछ लोग हैं, फिर भी अब डेट्स पता नहीं था, चले गए, ठीक है। फिर उसमें भी क्या किया, नॉट ओनली मी, भारती अरोरा थी उस वक्त, बाद में शी रिटायर्ड, शी क्विट VRS एज IG इन हरियाणा गवर्नमेंट, IPS ऑफिसर थी, SP रेलवे क्रीम थी। उसका भी इनिशियल जितने भी इनपुट्स आते थे, डायरेक्ट आते थे, तो उसमें यही कहा गया था कि दीज आर ऑल पाकिस्तानी पीपल, वो ला रहे थे, ये ला रहे थे। Some Pakistani people were also taken into custody by the Haryana police, but due to political intervention they were let go. ये हिंदू टेरर में हिंदू कोई पाकिस्तान भेज दिए गए। हिंदू टेरर में हिंदू कोई प्रताड़ना नहीं था, इसमें जो असली आरोपी थे उनको बचा के पाकिस्तान निकालना भी हुआ। लेकिन मैं एक लाइन सर, समय मेरा खत्म हो गया, सिर्फ एक लाइन सही कह रहे थे, वो 3 घंटे हम लोग इस पर बात सर कर बहुत सकते हैं। इंपॉर्टेंट है एक लाइन, क्योंकि ये जो मामला था समझौता, इसमें अमेरिका ने बाद में कहा था कि इसमें एक पाकिस्तानी इन्वॉल्व था, बाद में आरिफ कस्मानी, और बाद में उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट भी अमेरिका ने घोषित किया, लेकिन भारत मानने को तैयार नहीं था कि हमने पाकिस्तान से जुड़े लोगों को जाने दिया, आरिफ कस्मानी और जाने नहीं दिया, उनको भिजवा दिया, कुछ हिंदुओं को इम्प्लीकेट कर। आरिफ कस्मानी का एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा मजाक वाली चीज है, वो एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का है, ISI ने उसको सुपारी दी, और क्योंकि हिंदुस्तान क्लेम कर रही थी कि हिंदू टेरर है, उसको पैसे नहीं दिए, इसलिए वो जाके अमेरिका में जाके रोया कि यार कहीं ना कहीं ये तो मैंने किया है। देखो आरोपी कह रहा है मैंने, हमने करवाया है, हिंदुस्तान की सरकार कह रही थी तत्कालीन, कहता आपने नहीं किया, हमारे हिंदुओं ने किया, हमारे लोगों ने कर दिया। ये तो बहुत कहानी थी कैसे ये हिंदू टेरर या हिंदुत्व टेरर और सैफरन टेरर को पैदा किया गया हमारे देश में, कॉन्कॉक्ट किया गया। उसके कई किस्से उन्होंने, आपने जिस व्यक्ति से सुने, इसी को कहते हैं टू हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, क्योंकि ये उस जगह बैठे थे जहां ये सारे इनपुट आते थे, खुफिया एजेंसियों की जितनी इनपुट होती थी उनकी डेस्क पर आती थी, और वहां से फिर वो ऊपर जाया करती थी। उन्हीं के मुख से आपने सब कुछ सुना है। तो अब ये तहव्वुर राणा पर अब ये सर ने कहा कि वो भी देख रहे हैं कि ये क्या क्या खुलासे करता है, तो मतलब आने वाला वक्त काफ़ी दिलचस्प होगा। मनी साहब बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, आपका तमाम बातें हमें बताने के लिए। रोहित जी बहुत धन्यवाद आपका, दीपक जी बहुत धन्यवाद आपका भी। आप देख रहे थे कॉफी पर कुरुक्षेत्र।